जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय जो एक्चुअली कैसा है, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। वीडियो बड़ी हो रही थी, इसे दूसरे में बना रही हूँ। तो मैंने कहा ना कि मैं अगर गांव में, अगर अपने विंध्याचल में भी बैठ के अगर ये काम करूँ ना, मुझे ज़रूरत नहीं मुझे मेरे बच्चों के लिए कमाने उमाने की। ठीक है, पति ने ऑलरेडी तलाक दे दिया। मैं चाहूँ तो वो तो तलाक देने के बाद भी पीछे हट गया। उसके बच्चे अगर गलती करते आज भी, तो अगर उसको कहा मैंने कि एक बच्चे को लेके जाओ, तो डायरेक्टली क्या कहता है कि मुझे बच्चे चाहिए नहीं। मैंने तो तलाक देते समय ही कहा था कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। भले डेली को बच्चों को फ़ोन करके परेशान करेगा, भले डेली बच्चों को मिलेगा। वो तो सीधे सीधे पीछे हट गया। मतलब उसने सिर्फ एक ही काम किया था, मेरे साथ सोने का काम किया था। और कहते हैं ना, जैसे कुत्ते लोग कैसे कुत्तियों के साथ सोते, वैसे उसने मेरे साथ सिर्फ सोने का काम करके बच्चे पैदा कर दिए थे। अब उसको बच्चों की जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो सीधा मुँह पे कह दिया कि भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुद, वो तो क्योंकि वो तो खुद ही अपने माँ बाप के घर पे बोझ बन के पड़ा हुआ है। 19 साल पहले मुझ पे बोझ था, मैं कमा के खिला रही थी। बाद में मैंने कंटाल के तलाक दे दिया, क्योंकि तलाक देना ही पड़ा। भाई मैं थोड़ी ज़िंदगी भर लूँगी, क्योंकि जब मुझे नशापंथी दिया जा रहा तो किसी ने मुझे जाके पुलिस स्टेशन करके बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे मारने के लिए, जब मेरे को लोग मुझे मारने के लिए रोड पे घूम रहे थे, तो लोग कुंडी बंद करके सोने की कोशिश अच्छे कर रहे थे। तो मतलब बबूल के पेड़ पे आम पैदा होने की हिम्मत नहीं कर सकते ना। तो जब पेड़ ही बबूल का है, तो जब जड़ी बबूल की है, तो कांटे ही पैदा होंगे, है ना। तो अब बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे अब कैसे जिम्मेदारी नहीं लेते, वो भी देखेंगे ना। क्योंकि भाई बॉम्बे पहुंचने के बाद भाई कानून तो सबके लिए बना है, तो कानून से लिया जाएगा ना मदद की। भाई इसने जब शादी किया, बाकायदा बच्चे पैदा किए, तो तलाक तो मुझसे हुआ है। एक बच्चे की तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसे कैसे भाग सकते हैं। दिखाऊंगी मैं अपनी औकात अब सबको, क्योंकि बिगाड़ने के लिए बिगाड़ा सबने। अब मैं जब उनका बिगाड़ूंगी तो पता चलेगा ना। क्योंकि आप लोग दूसरों का घर बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से। दूसरों की लड़कियों को बिगाड़ना, दूसरों का घर बिगाड़ना, दूसरों के घर में आग लगाना, और बाद में उसी आग से अपने हाथ सेकना, बहुत अच्छा लगता है। अभी तुम्हारे खुद के बच्चे छोटे हैं ना, तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि बच्चे जब बड़े होकर बदतमीजी करते हैं तो कैसा लगता है। अभी तुम लोगों को सब अच्छा लग रहा है, तो होएगा, पता चलेगा। अब जैसे माया मैडम हमारी ले लो सही बात है ना। माया मैडम ने तो भाई ऐसा कर लिया है कि मुझे अपने यार के घर पे नहीं जाना है, तो मुझे कहीं नहीं जाना है। ना मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, ना मुझे कुछ जाना है। या तो फिर शर्म आ रही होगी, किसके सामने क्या आग दिखाएंगे। गलती तो तुम्हारी है। किसने बोला था तुमको ये सब हरकत करने को? किसने बोला था तुम्हारे भोसड़े के अंदर इतनी खुजली उठ रही है कि अपने मायके में तुम्हारी भाभी को बच्चा हो गया, तो अब तुम्हारी भाभी फ्री हो गई, तो चलो अपने पति को बुलाओ, है ना। हम लोग को यूपी वाले में तुम लोग गाली देते हो ना कि एक भाई बॉम्बे में रहता है, एक भाई गाँव में रहता है और बच्चा हो जाता है। हम चलो जो भी, हम नालायक अच्छे हैं, तुम्हारे से तो अच्छे हैं। तुम्हारे जैसा नहीं कि तुम्हारे घर में, हमारे घर में साले की औरत को ना सरहज बोला जाता है, मजाक का रिश्ता होता है। तुम्हारे में तो एक दूसरे को भाई बहन बना लेते, और भाई बहन बनाने के बाद क्या होता है, भाई बहन से तो शादी करवा देते हैं। हाँ, एक बात बोला जाए तो तुम लोग में भी कौन सा सही है, भाई बहनों से ही शादी करवा दिए जाते हैं। अभी कल वही बात मैं कह रही हूँ, छोटे से बच्चों भी, एक छोटा बच्चा है, कल विट्ठल जैसा रूप बना था और अच्छा खासा उसके साथ एक लड़की खड़े होकर उसकी बराबरी में, हाइट में बराबर में थी, तो उसको इतनी अच्छी लग रही थी, पतली सी प्यारी सी रुक्मणी, सावला सा काला सा हमारा विट्ठल, कितना प्यारा लग रहा था। तो मैंने यही कह दिया कि अच्छी बात है ना, देखो जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। भाई बड़े होने पे भी ऐसी जोड़ी बनाना, नहीं तो पता चला गए अभी एक और मामा को लड़की हो गई है, तो चलो एक मामा की लड़की को तो लेके आ गए, चांदनी बार खोल लिया, दूसरे मामा की लड़की को आ लेके पूनम बार खोल लेना तो भाई ऐसा मत कर देना। क्योंकि कैसा होता है कि क्या होता है, रिश्ते नातों में नहीं पड़ना चाहिए। आँख बंद करके गोद में बच्चा खिलाने वाला नहीं लाना चाहिए। हाइट में छोटा, शरीर में मोटा, कम से कम लड़के को उसकी पहचान ढूंढनी चाहिए। नहीं तो पता चला लड़का हो गया 6-7 फीट का, लड़की हो गई 4 फीट की, चाहे जिधर भी चलो, जिधर भी जाओ, सब बोलेगे अरे मावशीला घेऊन कुठे जातात, है ना। तो कम से कम अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने बोला भाई बच्चे की ज़िंदगी मत बर्बाद करना, उसको तो एटलीस्ट थोड़ा उसकी बराबरी में लाना। नहीं तो पता चला कि एक तो पहले ही मामा की लड़की सर पे तांडव करने आ गई, और एक मामा ने ऑलरेडी एक और पैदा कर दिया। इनके खानदान में लड़कियां बहुत फटाफट पैदा होती है ना। तो सीधी बात है, क्योंकि इन लोग में तो क्या है, बचपन में राखी बांधने का और बड़े होके गले में मंगलसूत्र डलवा के हार बांधने का, ऐसी बात है। पहली बात तो मैं सबको कहूँगी, रिश्तेदारी में शादी मत करो यार। रिश्तेदारी में शादी करके आप लोग पता है कितना गलत काम करते हो। पहली बात तो जो बच्चे बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बड़े होकर अचानक से आप उनको शादी के रिश्ते में बांध देते हो,
उसमें प्यार मोहब्बत नहीं रहता है। फिर आगे जाके नेचुरली, पहली बात तो शादी लड़का लड़की की कराओ तो उनकी पसंद से कराओ आप। देखो अभी ये हो गया ना, अभी आपने सोनम का देखा है, आप लोग बेगर पूछे, अभी जैसे मैं भी अगर अपनी दोनों बेटियों की शादी कराऊंगी तो मैं जात पात नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मराठी, कोई नहीं। मुझे ये देखना है कि मेरी बेटी किसके साथ सुखी रहती है, मेन बात वो मुझे देखनी है। मैं ऐसी नहीं कि मैं ब्राह्मण जात की मैं ज़बरदस्ती उठा के किसी ब्राह्मण घर में उसको ढकेल दूँ, पता चला उसको वो लड़का ही पसंद नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी ना जी पाए, ऐसा नहीं करना है। फिर पता चला फिर वही सोनम वाला हाल हो जाए। लड़कियां मर्डर करने में कब मजबूर होती है, जब उन्हें किसी के साथ नहीं रहना पसंद है। आप सोचो जिसकी शक्ल अकल पसंद नहीं। अब जैसे मेरा ही देख लो, मेरी भी बचपन में 16 साल में शादी करा दी गई, एक ज़बरदस्ती की शादी। मेरी मम्मी ने तो बस लड़के को दिखाया, पसंद है हाँ या ना भी नहीं बोले दिए। 16 साल की लड़की को क्या पता चलेगा आदमी पसंद है कि ना पसंद है। 16 साल की लड़की 22 साल का लड़का अपने से 7 साल उम्र के लड़के से, बड़े लड़के से उम्र से शादी करा दी ना, एकदम मुँह छूछा के एकदम अंकल जैसा इंसान दिख रहा है, तो क्या करेगी लड़की। चलो उस वक्त तो मेरे अंदर सोनम के जैसा अक्ल नहीं था, नहीं तो मैं भी मार दी होती। तो बात ऐसा होता है कि ऐसे मत करो, जिसे हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसके साथ आप ज़बरदस्ती थोप देते हो, या तो फिर जिसके साथ हम बचपन से खेले कूदे बड़े हुए, हाँ, उसके एक दोस्ती यारी रहती है, उसके बाद अचानक से। अब अभी मैं भी मेरे छोटे बचपन से, मेरा मामा मेरा भाई था, क्योंकि मेरे मामा बहुत सालों बाद पैदा हुआ था मेरी नानी को, क्योंकि मेरी नानी को जो भी लड़के पैदा होते थे ना, लड़का मर जाता था, तो मेरे पापा ने उसे गोद लिया था। सबसे पहले राखी बांधने वाली मैं ही थी मेरे मामा को। बचपन से हम बड़े हुए साथ में, उठे बैठे खेले नाचे, एक थाली में खाना खाते थे। इसका मतलब थोड़ी, हम लोग भी जब डांस वांस करते थे हमें भी बोलते थे इन दोनों की जोड़ी अच्छी है, तो हमको गुस्सा आता था, क्यों जोड़ी अच्छी है, हम तो भाई बहन है, मामा भांजी बाद में भाई बहन, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त हमारा भी इस तरह से शादी करा दिया तो एक अलग बात होता है ना, कि जो बचपन से हम जिनके साथ खेले कूदे बड़े हुए, उसके साथ आप लोग रिश्ते नातों में ज़बरदस्ती शादी करा देते हो और बाद में उनको ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देते हो। तो सीधी बात है, फिर इंसान बाहर तो देखे गई। अभी एक लड़का है जो एक अलग दुनिया में रहना पसंद करता है, उसे एकदम गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, बराबर की लड़की चाहिए, उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी हमसफ़र हो, वो उसके साथ हर तरह का गेम खेल सके, हर तरह की बातें शेयर कर सके, हर तरह की मस्ती कर सके। अभी मैं सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ, भले उनकी सेकंड मैरिज है मेरे साथ, लेकिन वो मेरे साथ रहते तो एक दोस्त की तरह रहते। उन्हें हर तरह की मस्ती करना, हर तरह की बातें करना, हर तरह की चीज़ें करना बहुत पसंद है। वो मेरे सामने जितना खुल के रह सकते वहाँ नहीं रहते, वहाँ तो रहते ही नहीं है वहाँ तो आपको सच बोलूँ तो भाई उसके साथ रहना पड़ रहा है तो करके, बीच में बच्चा रहता है, बच्चे को जल्दी कहीं भेजना नहीं, करना नहीं, एक बॉडीगार्ड बना के रखते, कहीं ऐसा ना होकर रेप हो जाए, ऐसा हो जाता है, एक सेफ्टी के तौर पे रहता है। लेकिन अब तो मैंने वो भी उम्मीद छोड़ दी है। मेरे को अभी मीनाक्षी जी ने कल ही मैसेज किया था कि विद्या माँ आप है ना ऐसे उदास अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं तो चाह रही हूँ कि आपके मिस्टर आपके पास वापस आ जाए। भाई क्यों वापस आ जाए, क्यों उदास लग रही हूँ मैं यात्रा पे हूँ, ब्रह्मचार्य का व्रत रखा है, मेरे लिए इस वक्त भगवान की प्रार्थना और पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। महीने भर की बातें कहाँ भागे जा रहे हैं, जाने बाद मिलेगा। और ऐसे भी मुझे चलो एक बार दुख होगा ना, पति को कहाँ दुख होने वाला है भाई, उसको तो हर औरत में नया चेहरा नज़र आने लग गया। भाई देखिए, जब से मैं सैलानी में, जब से वो इस इंसान ने उस काम वाले के कंधे पे हाथ रखा था ना, तब से वो इंसान मेरे दिल नज़र सबसे उतर गया। क्योंकि मैं पहले ऐसा सोचती थी कि मेरे सिवा वो किसी को नहीं देखते होंगे, वो घर में गेंडी को भी कहाँ देखते होंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि जिसके शरीर में ना मांस है ना कुछ है, उसके कंधे पे हाथ रख लिया, तो फिर वो घर में जो इतनी मोटी छोटी नाटी मोटी गेंडी बैठी है उसके साथ करने में क्या है। तो अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि मैं तो चाहिए कैसे भी रह लूँगी, उन्हें कोई कमी नहीं है। उन्हें टार्जन मिल जाएगी, योगिता मिल जाएगी, सुनीता मिल जाएगी, नीलम मिल जाएगी, कोई भी मिल जाएगा। और उनके घर में तो आज की तारीख में जनरेशन चली है, भाई तू मेरी बीवी यूज़ कर, मैं तेरी बीवी यूज़ करता हूँ। पता नहीं कौन किसका बच्चा पैदा करके घूम रहा है, कोई समझ में ही नहीं आता है। कोई जेठ का बच्चा लेके घूम रहा है, कोई देवर का बच्चा लेके घूम रहा है ना। बड़ी भाभी को ज़रूरत पड़ती है, पति पी रहा है तो देवर को फ़ोन करती है कि भाई देखो ना तुम्हारा भाई मुझे पी रहा है, तो शायद तुम्हारा भाई मेरे साथ ठीक से सो नहीं रहा है, तो तुम आ जाओ ना मेरे साथ सोने के लिए। ऐसा चलन चलता है। बड़ी वाली भाभी 10 साल पहले किसी और के साथ मुँह मारती है, फिर अचानक से उसको देवर पसंद आता है। क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, वो तो जब देखो 24 घंटे अपने देवर का ही नाम जपती रहती है। फिर जो महारानी बीच वाली है, जो छोटी वाली है, वो 24 घंटे जेठ का नाम जपती है। अब बाकी बीच वाली का तो पता नहीं वो किसका नाम जपती है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है
कि तू मेरा मैं तेरी, भाई बात ख़त्म। घर के अंदर ही सारा खिचड़ी चल रहा है, घर के बाहर सारा खिचड़ी चल रहा है। कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमारे यूपी में भले हम कैसे भी नालायक है, लेकिन हमारे में जेठ को छूना भी पाप है, जेठ की तरफ देखना भी पाप है। लेकिन यहाँ तो भाई अलग ही सीन है। कौन किसकी औलाद लेके घूम रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, सब आपस में। और ऊपर से एक महान बाप मिला है। मैं तो बोली ना, इस दुनिया का सबसे, मैं बोली ना, पेड़ी बबूल का है तो आम कहाँ से आए। तो भाई यहाँ पे तो भाई माया मैडम के ससुर तो इतने रंग मिजाज के हैं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे पता है कि पूरी दुनिया उसको गाली दे रही है, कुछ भी कर रही है। वो तो इस दुनिया का सबसे मास्टरमाइंड आदमी है। वो पहले देखता है कि कौन सा बेटा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसके पीठ के पीछे लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसकी बीवी, कौन से बेटे की बहू उसके हाथ में है, कंट्रोल में है, जो बेगर बोले चुपचाप उसकी हर विश मानती है। तो बस अब उस बहू के लिए भले वो बेटे से गाली सुने, मार खाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बराबर उसको फ़ोन करके पैसा मांगता रहेगा। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सौ सीधी कहने की ये है कि जिसने मेरा बिगाड़ा है उसका बिगाड़ने का टाइम आया है। आज से 1 साल पहले मैं यहीं पूजा पे थी और यहाँ से जाते मन मुझे अचानक से गोराई में घर बदली करना पड़ा था। लोगों ने मेरा घर नहीं होने दे रहे थे, मुझे गोराई से भगाने की कोशिश कर रहे थे। और बाद में जो घर से मैं निकल के दूसरे घर में गई, उसी घर में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेके काम चालू किया। आज की तारीख में वो घर में काम बंद है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे चीटिंग करके उस घर में काम करोगे तो तुम्हें काम मिल जाएगा क्या उस घर में? वो घर का आदमी को वो पैसे नहीं, क्योंकि उस ओनर का गलती है कि उसको बोला गया कि तेरा थोड़ा बहुत पैसा बाकी जो बाद में लेंगे। लेकिन उसने क्या किया भाई, लेटर भेज दिया, कोर्ट कचहरी का लेटर भेज दिया। भाई तुम लेटर भेज सकते हो, तो जो तुम्हारे पास जो प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ नहीं है क्या? मैंने तो यूट्यूब पे पूरा डाल दिया स्क्रीनशॉट की, भाई देखो पैसा तो दिया है। बाकी तो अब तो उसका मारण क्रिया चालू है, तो घर का छोड़ो, उसका मारण क्रिया चालू है। जितने लोग उसके घर में आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट में काम करे, उसका मारण क्रिया चालू है। जिस तरह से तुम लोग ने मेरा घर छीना है, तुम्हारा भी घर छीना जाएगा। तुम्हारे यहाँ पे एरिया में अनलीगल लाइट चालू है, जल रही है, सारा कुछ हो रहा है, सारा प्रोसीजर चालू है। आज नहीं तो कल भांडा फूटे। और एक बात बता दूँ ना, आप लोग आज की तारीख में रिलायंस का, टाटा का जो लाइट नकली यूज़ करते हो ना, जिस दिन तुम लोगों की बजेगी ना, तो सब पर कम से कम 5-5, 6-6 लाख का ना फाइन पड़ने वाला है। सब लोग अभी बहुत मज़े ले रहे हो, बाद में क्या बोलेंगे हमने थोड़ी दिया, जिसने दिया। चोरी की लाइट लेने से ना जो तुम्हारे यहाँ पे मीटर भी आने वाला रहेगा ना, वो मीटर भी पास नहीं होगा। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। और जो तुम लोगों का घर भी खुद का होने वाला रहेगा ना, वो भी बल्कि सरकार तुड़वा देगी। क्योंकि ऐसे भी वहाँ पे सब मेडिकल कॉलेज वॉलेज बन रहे हैं, वहाँ पे सरकार का हो चुका है। बस थोड़ा बरसात तो जाने दो, देखो तुम्हारी किए की सज़ा ऐसी मिलेगी कि तुम्हारा घर तो तुम्हारे हाथ से जाएगा ही जाएगा। सब पे 10-10, 5-5 लाख का फ़ाइन आएगा। फिर उसके बाद बचे भाई जो मेरा अकाउंट फ्रीज करवाए थे, भाई जो भी करवाए उन लोगों की बैंड बजनी है। ऐसा मत सोचो कि मैंने उनको छोड़ दिया है, उन लोगों की बैंड बजनी है जिन लोगों ने मेरे को आज अफसोस होता है कि मैं ख्वाजा जी जाती हूँ, इतनी जगह जाती हूँ, मेरा कहीं नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरा सैलानी दरबार बिगाड़ दिया। आज मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच बोलूँ, जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा जाने लग गई थी, हर महीने जाने लगी थी, एक विश्वास की आंच बच गई थी शायद। उसी लिए कहते हैं ना, कहीं भी ना बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब देखो मैं अजमेर कैसा 6 महीने साल भर में एक बार जाती हूँ। जान दो, मैंने कहा ना, सैलानी बाबा का अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि अगर वो होते ना तो ऐसे गलत लोगों को वहाँ खड़ा ही नहीं रहने देते। उन्हें गलत लोग चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो नाजायज़ बच्चे पैदा करके बाबा जी के नाम पे बोलेंगे अरे हमने अपनी मन्नत पूरी की, हमने ये पूरा किया, वो चाहिए। लेकिन विद्या देवी जैसी जो रात भर उनकी चौखट पे बैठ के उनको मनाने की, चुनाने की कोशिश करती, प्यार करती है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने इज्जत ही नहीं की, उन्होंने गलत लोगों की इज्जत। मेरे साथ जितने लोग गए सब ने एक दूसरे का नंबर बांटा किया, सब ने एक दूसरे से बात की। उन्हें सज़ा नहीं देंगे, मुझे सज़ा देंगे। तो जाने दो, मैं अपने रास्ते अपने काम में रहना ज़्यादा मसरूफ़ समझती हूँ, कोई बात नहीं। दुनिया में मंदिर बहुत है, दरगाह बहुत है, अगर एक आग छूट गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मेरा तो देखो, मेरा सबसे बड़ा काम क्या है, देखो ये जो मेरा है ना यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। मैं बस इसके लिए काम करती हूँ। मेरा सबसे बड़ा काम यही है कि मुझे मंदिर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाके लोगों को दर्शन कराना है, पूजा पाठ करना है, लोगों का अस्तित्व बताना है कि इस जगह से ये काम करने से ये काम होता है।
मैं हर जगह नहीं जाती हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वह सच में एक्टिव चीज़ें हैं। और अभी ये जो बगलामुखी की पूजा मैंने रखी है, तो झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं तो मैंने अपने खुद के लिए भी रखी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी किसी को दुख परेशानी ना हो। तो देखिए, सबको सज़ा मिलेगी, सबको सज़ा मिलेगी। शुरुआत तो होगी माया मैडम के घर से। मैं एक बात याद रखना, मैंने अभी भी बोल रही हूँ, 10 तारीख आ रहा है, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तू अपने भाई को राखी तो नहीं बांध पाएगी, क्योंकि उसके पहले तेरे भाई की मौत होगी, ठीक है। उसकी जो नवजात शिशु हुई है उसकी मौत होगी, तेरी गलती, क्योंकि तूने अपने पति को वहाँ ले जाने की कोशिश। क्यों? तेरा कम पड़ रहा था, तेरी माँ का कम पड़ रहा था। हाँ, तू तो कर ही रही थी, तेरी माँ को भी बुला रही थी कि आओ, मेरा पति मुझसे खुश नहीं होता, तुम भी गांड मरवा के जाओ, है ना। तेरी माँ तो सबसे बड़ी रंडी, आके तेरा सब कुछ काम कर रही थी। उसके बाद उससे तेरा पेट नहीं भरा, तो तूने अपने पति को खुश करने के लिए कि चलो अब मेरी भाभी को बच्चा हो गया, आओ मेरी भाभी के साथ भी सो जाओ, यही करने को लेके गई थी ना। और उसमें तेरा भाई हरामखोर, वो कितना बड़ा नीच। सोच ना, उसको पता है कि मेरा जीजा ऑलरेडी किसी और औरत के साथ रह रहा है, फिर भी उसको ऐसा था कि चलो मेरी बहन के साथ रहने के लिए मैं अपनी बीवी को क्यों ना दे दूँ। बीवी को दे दे, कल बड़ी लड़की बड़ी होगी 16-17 साल की, उसको दे दे। क्या कर सकते हो, तुम्हारे में तो खानदानी रिवाज है, लड़कियों को देने का ही काम है। इससे अच्छा तो कमाठीपुरा रंडी खाने पे चले जाओ ना, सब लड़कियों को वहाँ जमा कर दो, अच्छा धंधा चलेगा तुम लोग का, है ना। तो तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं, तुम लोगों ने ना समाज को गंदा करके रखा है। और उसके बाद और भी लोगों को मैं ज़रा बरबर करूँगी, क्योंकि देखिए, जात पात को मजाक बना के हर एक जात में आप लोग जो एंट्री करते हो, और उसके बाद हम जैसे पंडितों को आप लोग दोषी ठहराते हो। बस ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और राज ठाकरे जी की सरकार आने दीजिए, देख लीजिएगा। ये जो मैंने अभी ये जो प्यार मोहब्बत का जो सीन चालू है ना, ये पहले सबसे पहले ख़त्म करवाऊंगी। ऐसी बात है, हमारे महाराष्ट्र में मैं मराठी मानुस बहुत है, मराठी इंसान होने के बाद भी वो लोग कितनी जगह पे कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई मुसलमान में कन्वर्ट हो चुके हैं। सबसे पहले उनको देश निकाला जाएगा, यहाँ रहना ही नहीं है। आप लोगों के भगवान हैं, आप लोगों के सब कुछ है। आप लोग कितने लोग हैं मेरे पास, देखिए, एक इंसान बोल रहा है कि देखिए ना मैडम, मेरी लड़की क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई, मेरी लड़की मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। क्यों? इतना क्या अच्छा है वहाँ पे? कोई गुजराती के साथ भाग जा रहा है। अरे आपको अगर भगवान है, अभी जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, शादी करना अलग चीज़ है, लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें क्या है कि आप लोग अपने भगवान को पूछ ही नहीं रहे हो। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या होता है? अपनी कुल देवी को छोड़ना। जिस घर में कुल देवी नाराज़ होती ना, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में हमेशा आए दिन दुख परेशानी, लोगों पे प्रॉब्लम्स। मैं ये अच्छे के लिए समझा रही हूँ भाई, क्योंकि कुल देवी की पूजा बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे भी, मैं ब्राह्मण जात में जन्म ली हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज गोत्र है। अगर आज मैं ब्राह्मण जात में जन्म लेके, ठीक है, ब्राह्मण जात में जन्म लेके अपना ब्राह्मण तत्व हटा के जाके मैं अगर क्रिश्चियन समाज अपना लूँगी, हाँ, शरीर पे क्या तो जैसे पहनते सब लोग, बाकी सारे कपड़े पहन लूँगी, तो इसमें पता है सबसे बड़ा मैं किस पे थूकती हूँ? फिर मैं अपनी जात पे थूकती हूँ। फिर मुझे ऐसा है कि शायद मैं अपने कौम पे भरोसा नहीं करती। मेरी माँ विंध्यवासिनी है, हमारे में अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारे गांव में देश निकाला कर देते, गांव में दोबारा पैर नहीं रखने देंगे, देश निकाला कर देंगे। आप लोग कुल देवी को नाराज़ कैसे कर सकते हो? आप बताओ ना। ये मैं बता रही हूँ, ये जो मुद्दा चल रहा है ना, मराठी बोलो मराठी बोलो, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से, राज ठाकरे जी से एक ही बात की अपील करूँगी यूट्यूब के ज़रिए कि आप बोल रहे हो मराठी बोलो मराठी बोलो, लेकिन जो हमारे मराठी मानुस लोग आज की तारीख में क्या बोलते हैं, ये प्यार मोहब्बत का छोड़ो, प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, ये जो आज की तारीख में क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने मराठी लोग हैं। देखिए अभी जैसे हमारे गणपत पाटिल नगर, दहीसर पकड़ लो, इधर पकड़ लो, कितने मराठी ऐसे हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ कन्वर्ट नहीं हो चुके, शादी कर चुके हैं। तो ये कैसे चलेगा? इसके लिए कब आप लोग स्टेप लोगे? अगर ऐसा करना है, आप ऐसे स्टेप कीजिए ना कि आप जब आपकी लड़ाई सबके लिए बराबर रहनी चाहिए। जैसे हमको महाराष्ट्र में रहना है तो हमको ही मराठी बोलनी आनी चाहिए, चलो हम मान्य करते हैं, हम मराठी बोलेंगे, लेकिन जो आपके मराठी हैं वो मराठी का मान तोड़ के दूसरी जात में जाके शादी कर रहे हैं, दूसरी जात में जाके वो कर रहे हैं, बुर्खा पहन रहे हैं,
गिलाब पहन रहे हैं और अपने लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या सज़ा है, मेरे को ये जानना है बस। वो सज़ा आप कब देंगे? जब वो सज़ा देना चालू करेंगे ना, उनको देश निकाला करो कि भाई तुम लोगों ने जिस कौम से शादी की उस जगह पे जाके रहो, यहाँ नहीं रहने का। वो कब करेंगे? वो करो, तब जाके ये देश सुधरेगा। जब तक हम पूरे सनातन धर्म वाले पंडित के इस बातों का मान नहीं रखा जाएगा तो कैसे चलेगा? इस बातों का तो मान रखो, इस मुद्दे को तो आगे बढ़ाओ। आए दिन नशा बेचा जा रहा है, गोरेगांव से लेके मीरा रोड तक दिन दहाड़े बिंदास ड्रग्स का नशा आज भी चालू है। आज भी गांजा शराब नशा बकायदा बिक रहा है। उसकी बंदी कब होगी? देश बर्बाद हो रहा है, कितने लड़कों की मौत हो चुकी, उसे कब करोगे आप? ये चीज़ों के मुद्दे पे आप ज़रा आवाज़ उठाओ, फिर देखिए हमारा सब कुछ अच्छा होगा। हम यहाँ पे देश में रह रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कोई भी आके कभी भी आके कोई भी अपने जाति पाति का डंडा लेके झंडा लेके लोगों को वो करते हैं। वो कब छूटेगा कि हर कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सकता? ये चीज़ें कब ख़त्म होगी? इन सब चीज़ों के लिए हमें जवाब चाहिए, और ये जवाब मुझे पता है कि मेरे भाई दोनों जब एक होंगे इन सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बस चलो, अब मैं पूजे पे बैठती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है और ये काम ज़रूरी है। ये काम के लिए तो मैं खुद मुहिम पे लगी हूँ अब, क्योंकि अब कैसे मेरे दिमाग पे बात लग गई है। क्योंकि जब इंसान के कहते हैं ना, अभी ये सारी चीज़ों की वजह से न मतलब होते भी मुझे सुनना पड़ा। मैं एक विद्या देवी बचपन से 16 साल की उम्र से स्ट्रगल करते आ रही हूँ। मैंने चाहे अपने आप को बेचा, चाहे धंधा किया, चाहे कुछ भी किया, मेरे पर ये खिताब दिया गया है कि तू धंधे वाली है, ये है वो है। दूसरों की वजह से, ये इन्हीं लोगों की वजह से, मैं आपको बोल रही हूँ ना, इन्हीं मुसलमान लोगों की वजह से, इन्हीं क्रिश्चियन लोगों की वजह से मुझ पे ये नाम डाला गया कि तू तो धंधे वाली है। तेरा पास्ट क्या है हम बताए क्या? तू ड्रग्स लेती थी। मेरे को कोई शौक था ड्रग्स लेने का? 3 बच्चों का बाप, उनको छोड़, 3 बच्चों का बाप से 10,000 कमाता था, घर में पैसा नहीं देता था, चॉकलेट के लिए तक पैसे नहीं रहते थे। एक माँ ने अपने तीनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए जो सही लगा किया। उसके बाद इन अलग जात वालों की वजह से मुझ पे ये गंदा नाम डाला गया, तो इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन लोगों को तो मैं इनके जगह तक पहुंचाऊंगी अब, और बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाऊंगी। अब इसके लिए मुझे चाहे फिर किसी भी पॉलिटिक्स वाले का साथ देना पड़े, लेकिन जिन लोगों की वजह से मुझे ये बात सुनने मिली है, उन लोगों को तो जब तक विद्या देवी शमशान घाट के दर्शन नहीं कराएगी तब तक तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। भाई एक धंधे वाली तो जब अपनी औकात पे आती तो हर एक कुछ करती है, तो भाई विद्या देवी की भी औकात, विद्या देवी की इमेज पे बात आई है, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। सही बात है ना? अब तो मैं ये मामला पूरा ख़त्म करके ही दम लूँगी। बस मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। देखिए हर काम में मैंने जीत हासिल की और ये काम की भी जीत बड़ी होगी। ठीक है, जय माता दी।